पेज लेआउट चल रहा था ना, इस पे हाइपरनेशन तक हमारा हो गया था। इंडेंट वही इंडेंट है जिसको हमने वर्डपैड में समझा था। जब हम कोई हेडिंग और सब हेडिंग यूज़ कर रहे हो उस दौरान हम इंडेंट का यूज़ करते हैं। जैसे हमने टाइप किया DCA तो हमारा कर्सर जस्ट DCA के नीचे आता है। इसकी बजाय अगर जो अब हम यहाँ टैब बटन प्रेस करते हैं या इसकी हेडिंग डिफाइन करना हो तो हम क्या करेंगे, यहीं पर स्पेस दे करके और सेम फर्स्ट डिफाइन करेंगे। लेकिन जैसे सेम फर्स्ट को एंटर करेंगे तो कर्सर हमें यहाँ चाहिए, लेकिन कर्सर कहाँ आएगा, DC। तो इस स्पेस की तरह ना लेते हुए इसको हम इंडेंट से लेंगे। तो यहाँ पर इंडेंट हम डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं, कितने पॉइंट पर रखना है वो ये। अब यदि यहाँ पर हमने सेम फर्स्ट डिफाइन किया तो कर्सर जस्ट उसके नीचे आएगा। यदि यहाँ पर हमने इंडेंट सेट कर दिया, जैसे हमें यहाँ से इसके सब्जेक्ट लिखना है, आमतौर पर FC फंडामेंटल कंप्यूटर फर्स्ट पेपर, दूसरा PC सेकेंड, तीसरा एक्सेस। ये इसके सब्जेक्ट। अब वापस हमें सेम फर्स्ट के उसमें आना है तो शिफ्ट के साथ में टैब बटन भी हम प्रेस कर सकते हैं, बैक नहीं ले रहा है। हम इसको डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से इसको 0 कर देंगे। फिर हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे PGDC एंटर करेंगे और टैब से चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर हम डिक्लेयर कर सकते हैं सेम सेकेंड, एंटर करेंगे। फिर टैब बटन यहाँ से प्रेस करके और इसके अंतर्गत इसके सब्जेक्ट डिफाइन करेंगे। तो हेडिंग सब हेडिंग के लिए हम इंडेंट का यूज़ करते हैं, इसको इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। अगला आता है स्पेसिंग। हम पैराग्राफ में स्पेस देना चाहते हैं तो यहाँ से पैराग्राफ स्पेस, लाइन स्पेस को कर दे, इसको भी हमने देखा था। तो यहाँ पर ये असल में पैराग्राफ के लिए बिफोर आफ्टर, यदि पैराग्राफ क्योंकि एंटर किया तो अपने आप में पैराग्राफ हो गया है। अदरवाइज पैराग्राफ हम जैसे ये पैराग्राफ है तो इन पैराग्राफ के बीच की दूरी हमें निर्धारित करना हो, उस दौरान हम सेलेक्ट करके और ये पैराग्राफ इसमें, पैराग्राफ के पहले और बाद में, इस पैराग्राफ के इसके पहले इसके बाद में। तो अब इसमें तो इसके पहले ये हो जाएगा, इसके बाद में ये हो जाएगा। इस प्रकार से हम पैराग्राफ के बीच में स्पेस निर्धारित कर सकते हैं जितना भी अच्छा है। दूसरा, यहाँ पोजीशन और वर्पिंग दोनों छिपे हुए हैं। इवन 4 ऑप्शन यहाँ पे छिपे हुए हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्ट यहाँ पर इंसर्ट नहीं किए गए। ये है पिक्चर्स के लिए, हमने इंसर्ट से पिक्चर लिया था, हम एक बार और इसको ले लेते हैं। इसको हालांकि हम समझ चुके हैं पहले भी, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। जैसे ये इमेज हमने इंसर्ट किया, अब इस इमेज एक तो थोड़ा सा साइज कर देता हूँ। जब इमेज आपने लिया होगा और पेज लेआउट में जाएंगे, हम देख पा रहे हैं कि पोजीशन आगे है। तो इस इमेज का पोजीशन हम कहाँ रखना चाहते हैं ये हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये सेंटर ना, तो 9 प्रकार के इमेज के अलाइनमेंट होते हैं, है ना। तो जहाँ आप चाहें वैसे हम डायरेक्टली भी ऐसे रख सकते हैं, है ना, या पोजीशन से हम सेट कर सकते हैं। ये इमेज का वॉपिंग है, इसको हमने समझा था लाइन के साथ में चलेगा, जहाँ भी ले जाओगे आप ये लाइन के साथ ही चलेगा, इसको पर्टिकुलर नहीं रख सकते। एंटर करेंगे तो बखूबी इमेज मूव होगा क्योंकि इन लाइन है, हर लाइन के साथ में जुड़ा हुआ। जैसे हमारा टेक्स्ट है वैसा ही इमेज है, इस लाइन में बैठा हुआ है। अब हमें अपने स्तर पे रखना है तो फिर इसका वॉपिंग सिलेक्ट करेंगे, फिर टेक्स्ट हमें स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर में
इसके चारों तरफ रहेगा, इमेज के स्क्वायर में आ जाएगा। अभी देखो एक और होता है कि कभी कभी ये हो सकता है पैराग्राफ स्पेसिंग हमने सेट कर रखा है, तो इसको चाह करके भी आप ख़त्म नहीं कर सकते, इसको यहाँ से बैक कर सकते। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद फिर हम ये स्पेस को हटाएंगे। ये तब जा करके पैराग्राफ स्पेस हटेगा। अब यहाँ पर टाइट भी है, टाइट में एकदम जस्ट इससे सटा करके डेटा आ जाएगा। इसके अलावा थ्रॉट ऑप्शन एक मिलता है, ये भी उसी के जैसा है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जैसे हम मोड लेआउट करते हैं थ्रो के अलावा, मोड लेआउट में मोड लेआउट में नहीं दे रखा है ये, सॉरी, एडिट पॉइंट रैप। तो एडिट पॉइंट रैप में क्या होगा कि जितना आपको जगह चाहिए, कभी कभी ये होता है कि हमें इतनी पर्टिकुलर इमेज के लिए जगह चाहिए, इसको हमें ऐसा एडजस्ट करना है। आप यदि मैगजीन वगैरह में देखें तो वहाँ पे क्या होता है कि कई बार मैगजीन में जो डेटा होता है वो छोटा होता है और उनके पास लिखने के लिए कुछ ऑप्शन नहीं होता। मैगजीन पढ़ते समय आपने ध्यान दिया हो तो उस डेटा टेक्स्ट को वो इस प्रकार से अरेंज कर देते हैं ताकि वो बेसिक भी नहीं दिखे और एक लेआउट उसमें आ जाए। फिर यहाँ पे कोई शेडो वगैरह डाल देते हैं। तो उस स्थिति में यहाँ पर एडिट पॉइंट दे रखा है कि आपको उस जगह तक इमेज का क्राइटेरिया निर्धारित करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें टेक्स्ट जा रहा है क्योंकि एडिट पॉइंट हमने सेट करा, तो हम किस लेवल तक डेटा नहीं आने देते हैं उसको हम कर सकते हैं। थ्रो में वो कहीं भी मैनेज कर सकता है, बस ये है थ्रो में ना, टॉप बॉटम में साइड में डेटा नहीं आएगा, टॉप में आएगा बॉटम में आएगा, बिहाइंड में टेक्स्ट के पीछे इमेज चला जाएगा। ये हमने बखूबी करके देखा है ना। इन फ्रंट में ऊपर आ जाएगी, पीछे डेटा चला जाएगा। तो आप जैसा चाहें वैसा सेट कर सकते हैं, वो स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। ये सेंड बैक ऑन फॉरवर्ड में यही ऑप्शन है। कोई ऑब्जेक्ट यदि आपने लिया है या एक से अधिक इमेज लिया है तो उस स्थिति में भी ये काम आएगा। हाँ, इसको हम सेंड बैक कर सकते हैं, ये सेंड बैक, ये फॉरवर्ड। उस स्थिति के लिए सिलेक्ट पेन से भी हम इसको मैनेज कर सकते हैं। कौन सा, जैसे यहाँ सिलेक्ट, अभी देखा आपने टेक्स्ट में यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होने दे रहा था, तो ऐसी स्थिति में आप सिलेक्ट पेन में चले जाइए, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। कभी कभी होता है कि एक ऑब्जेक्ट के पीछे एक ऑब्जेक्ट रखा हो, जैसे ट्रांसपेरेंसी बैकग्राउंड आप जब बना रहे हैं उस ड्यूरेशन, हालांकि इसका जिक्र हमने पहले भी किया था। जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसको हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, एनी कलर, और इसके ऊपर एक और ऑब्जेक्ट हमने बना दिया। अब पहले वाला ऑब्जेक्ट पीछे वाले से बड़ा है, तो सीधी सी बात है हम इसको सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे पीछे वाले। उस स्थिति में आप इसको क्लिक करिए, ये सिलेक्ट कर पाएंगे, जो कलर करना चाहे वो कलर कर दीजिए। ये पीछे वाला बैक में सिलेक्ट, तो सिलेक्ट पेन के माध्यम से ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, ये अलाइन, वही लेफ्ट राइट सेंटर कहाँ रखना है, तो सिलेक्ट करने के बाद देखिए ये नहीं आ रहा है, सिलेक्ट करेंगे तो ये अलाइनमेंट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, है ना। कहाँ आपको मिडिल में, सेंटर में, एकदम जस्ट मिडिल में, तो मिडिल में मैनेज करेगा। ये मिडिल है, यहाँ पर पेज का मिडिल यही होगा, एग्जैक्ट पेज के मिडिल में ये सेंड कर देगा। ठीक है, तो डायरेक्टली भी आप अलाइन कर सकते हैं, मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है। रोटेट है, आपको पिक्चर को रोटेट करना हो, ये यहाँ से 90 डिग्री, है ना, हम वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ से पर्टिकुलर एक
पैरामीटर में आपको हाइट और साइज बढ़ा करके फिर रोटेट करना हो, ये रोटेट कितने परसेंट पे पर्टिकुलर कर सकते, वैसे माउस से भी हम जितना चाहिए उतना कर सकते हैं। ये आपका पेज लेआउट पूरा होगा। अगला आता है रेफरेंस। रेफरेंस में सबसे पहले आता है टेबल ऑफ कंटेंट। बुकलेट वगैरह में हमें इसकी आवश्यकता लगती है टेबल ऑफ कंटेंट की। जैसे हमारे पास ये बुक है टेली का, तो यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट दे रखा है। टेबल ऑफ कंटेंट से क्या होगा, चैप्टर वाइज दे रखी है इन्होंने, चैप्टर में भी हेडिंग से इन्होंने दे रखी है, तो कौन सा लेसन कहाँ किस पेज पर है वो सारा पूरा इसमें डिटेल आ रहा है। तो हम चाहते हैं इस प्रकार का बुक के पहले हम उनके चैप्टर निर्धारित करें, हर चैप्टर का डिटेल आ जाए, तो उसके लिए हम टेबल ऑफ कंटेंट तैयार कर सकते हैं। क्या करना है टेबल ऑफ कंटेंट के लिए, सबसे पहले तो हम ले लेते हैं हमारे चैप्टर्स। जैसे हमने लिया चैप्टर 1, और इसी प्रकार के जितना भी हमारे बुक में चैप्टर होंगे उतने हम तैयार कर देंगे। जरूरी नहीं कि पहले से तैयार हो, बाद में भी ऐड कर सकते हैं। जैसे पहले 5 चैप्टर थे और फिर और बढ़ गए तो बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहले से कैसे पता होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पता हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो बाद में भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, हमारा 13 चैप्टर है, तो ऐसे चैप्टर लिख दिए। इसके बाद इनको सिलेक्ट करिएगा और आप होम में जाइएगा। यहाँ से कोई भी हेडिंग ले लेना, क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट हेडिंग पे ही चलेगा। तो ये हेडिंग से हमने फॉर्मेटिंग इसकी ले लिया। ठीक है, अब हेडिंग डालने के बाद आप इस हेडिंग का टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ टॉप में ले लेते हैं हम टेबल ऑफ कंटेंट। यहाँ कर्सर रखा, हेडिंग निर्धारित करने के बाद कर्सर रखा, फिर रेफरेंस में जाएंगे और यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट में कोई भी ऑटोमेटिक वाला ले लेते हैं। तो आप देखेंगे इस चैप्टर के पहले ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट आ गया, और ये टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिक लिखा आया है। ये बता रहा है कि चैप्टर 1 किस पेज पर है, चैप्टर 2 किस पेज पर है, चैप्टर 3 किस पेज पर, सब 1 पेज पे ही है। अब हमने चैप्टर डिफाइन कर दिया। अब इसके बाद हम इनके डेटा लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ से हमने चैप्टर फर्स्ट का जो भी लेसन होगा, डेटा होगा, वो लिखेंगे। इसी प्रकार चैप्टर 2 का लिखेंगे, चैप्टर लिख दिया, मैं रेड कमांड चला रहा था। ठीक है, इस प्रकार से हर चैप्टर का डेटा हमारा तैयार हो जाएगा। अब जरूरी नहीं कि एक चैप्टर एक ही पेज पे है, कोई चैप्टर बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब टेबल ऑफ कंटेंट में अभी तो बता रहा है सब 1 पेज पर है, इसको एक बार अपडेट कर देना है। देखिए चैप्टर 1 पहले पेज पर है, 2 दूसरे पर है, 3 भी, लेकिन आप चैप्टर 7 देखेंगे कि ये 5 पर है, 5 पर है ना, बाकी के 5 पर है। तो हर चैप्टर को बता देगा। साथ ही साथ इसमें हाइपरलिंक भी जनरेट हो गया है। कंट्रोल के साथ में आप क्लिक करेंगे तो चैप्टर 2 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो किसी भी चैप्टर पहुंचना है, चैप्टर 7 पे पहुंचना है, तो कंट्रोल के साथ में क्लिक करिए, ये 7 चैप्टर पहुंच गया। यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता टेबल ऑफ कंटेंट। यदि इसमें अगला चैप्टर जोड़ना है आपको, तो यहाँ पे एंटर करेंगे हम, चैप्टर 14। ठीक है, अब ये नहीं जुड़ेगा इसे। इस चैप्टर को आपको सिलेक्ट करना है, नए चैप्टर को, और इसकी हेडिंग में जाना है। ठीक है, वही हेडिंग लीजिएगा जो हमने ली थी। हमने शायद हेडिंग 1 लिया था, उसके साइज से पता चल रहा है। वही हेडिंग हम लेंगे, इसके बाद इसको अपडेट कर देंगे। टेबल अपडेट, एंट्री टेबल।
जब कंटेंट अपडेट करना हो तब कंटेंट को करेंगे, जब हेडिंग डेटा उसको कंटेंट एंट्री करना हो तो हम टेबल एंट्री को सेलेक्ट करेंगे। दो ही ऑप्शन है और ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है, टेबल ऑफ कंटेंट क्या है सविस्तर से। तो उसमें बताना है आपको कि टेबल ऑफ कंटेंट एमएस वर्ड के अंतर्गत एक बहुत अच्छा फीचर है। जब हम कोई बुकलेट या डॉक्यूमेंट या नोट्स तैयार कर रहे होते हैं तो हमें बखूबी उस टेबल में, उस बुकलेट में टेबल ऑफ कंटेंट की आवश्यकता लगती है और ये हर बुक में पाया भी जाता है, जिससे डेटा को एक्सेस करना बहुत आसान होता है कि डेटा या चैप्टर हमारा या लेसन किस पेज पर है, ये हम टेबल ऑफ कंटेंट में देख करके ही पता करते हैं। एमएस वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट असाइन करने के लिए हम सबसे पहले चैप्टर से डिफाइन करते हैं जितने चैप्टर हमें लेना है। सपोज करें कि हमें 5 चैप्टर लेना है तो हम 5 को ले लेंगे। इसके बाद होम मेन्यू से हेडिंग का निर्धारण करेंगे जिसमें हम अपनी मनचाही हेडिंग ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हेडिंग लेने के बाद हम रेफरेंस मेन्यू से टेबल ऑफ कंटेंट को इंसर्ट करते हैं। जब हम टेबल ऑफ कंटेंट को इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे मैनुअल और ऑटोमेटिक ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें ऑटोमेटिक हम सिलेक्ट कर सकते हैं या मैनुअल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने पर हम पाएंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट हो चुका होगा। जब इंसर्ट हो जाए इसके बाद हम चाहें तो चैप्टर के अंतर्गत डेटा निर्धारित कर सकते हैं। इसके बाद नए चैप्टर से भी असाइन कर सकते हैं। तो एक अच्छा फीचर एमएस वर्ड के अंतर्गत दिया है। इस प्रकार से हम एक टेबल ऑफ कंटेंट निर्धारित कर सकते हैं, तब जाकर के आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और हर एक का प्रैक्टिकल जो आपने प्रैक्टिकल किया, इसलिए प्रैक्टिकल को व्यवस्थित तरीके से करना कोशिश करें कि उसको नोट कर लें। तुरंत अभी आप इसकी थ्योरी लिखेंगे तो अभी जो प्रैक्टिकल करेंगे उस समय आप कर सकते हैं। जो आपने स्टेप्स किए उन स्टेप्स को आप लिख लीजिए। नोट्स में हमने क्यों नहीं लिखा कि नोट्स बहुत बड़ा हो जाएगा, हर चीज़ को इस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे फिर उससे आपको भी डर लगने लगा कि अरे इतना पढ़ना है क्या। वही आप प्रैक्टिकल किया, जो प्रैक्टिकल किया वही लिख दिया आपने। आपको सिर्फ एग्जाम के लिए इतना सा ध्यान रखना है कि टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है, टेबल ऑफ इंडेक्स होता क्या है, आगे इंडेक्स भी पढ़ेंगे। इंडेंट क्या होता है, हेडर फुटर्स कहाँ होते हैं, डिजाइनिंग लेआउट्स क्या होता है, ऑटो शेप्स क्या होते हैं, ऑटो स्मार्ट चार्ट, स्मार्ट आर्ट क्या होता है, चार्ट क्या होता है, ये ऑप्शन से याद है तो बखूबी उसकी विशेषता लिख दो। बोले भगवान कृष्ण कैसे हैं, तो भगवान कृष्ण का आपको रंग रूप आना चाहिए, बखूबी लिखते हैं। राम कैसे हैं, तो बोले राम मुरली बजाते हैं। संभव है क्या। हम क्या कहेंगे कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जिनके कंधों पर धनुष हमेशा रखा हुआ है, तिरकस लगा हुआ है। और जब वनवासी राम की बात आती है तो वो जो है कि जटा बड़ी हुई है ना, वो धोती गमछा पहने हुए हैं और जनेऊ धारण किए हुए हैं। साथ ही साथ उनके साथ में उनकी भार्या माँ सीता है, साथ ही छोटा भाई अनुज लक्ष्मण सुशोभित हो रहा है और कदम से कदम मिला करके वन प्रस्थान कर रहे हैं, है ना। तो वही प्रस्थान यहाँ पे लिखना है। समझ रहे हैं कि नहीं कहना क्या चाह रहे हैं। दोनों ही अर्थ समझाना चाह रहे हैं कि राम की स्थिति आपको आ, जिक्र करना हो तो वो भी आना चाहिए, और ये प्रैक्टिकल जो हमने किया है उससे ज़्यादा आना चाहिए। वो लेखन से लेकर सही तरीका होता है। 11th-12th तक का मामला ठीक है, जो भी आपने रट्टे लगा लिए वो रट्टे काम आते नहीं है ना। हाँ कुछ मामलों में तो ठीक ही है कि हम कैसे भी करके पढ़ा कि बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह की कहानी में क्या तात्पर्य हम सारांश मिलता है तो उस समय रट्टे लगा, लेकिन आज तो हमें काम आते ही है ना वो रट्टे। कुछ मामलों में ठीक है रट्टे, लेकिन सब जगह नहीं ठीक। करिए आज के लिए इतना प्रैक्टिकल।